द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपसे पूछा गया है घर्षण बल की गति की दिशा में क्या कार्य करता है। सेम दिशा में कार्य करता है, या अपोजिट दिशा में करता है, या परपेंडिकुलर में करता है, या डाउनवर्ड में करता है, मतलब नीचे की ओर। आपका क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप दोनों में पढ़ सकते हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भाई वी बिलोम, वैसे देखो बिलोम यहाँ सही वर्ड नहीं है हिंदी में, हिंदी में होगा उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, उल्टी दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन। जो आपका घर्षण बल होता है वो किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो भाई जो आपका घर्षण बल है जो डिपेंड करता है, वो सबसे पहले तो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपकी सतह है उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। ठीक है, और वो भाई इस पर भी करता है कि जो संपर्क में वस्तुओं की सामग्री, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के वो संपर्क में आ रही है उसका मटेरियल क्या है। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए दोनों सही हो जाएंगे। जिसमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द बॉडी विल मूव ओनली व्हेन। आपकी बॉडी कब मूव करेगी, आपको ये बताना है। देखो बॉडी को हिंदी में यहाँ पर आप पिंड से रिलेट करना है। यहाँ पर ये जो शरीर लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बॉडी का मतलब है पिंड, कोई भी बॉडी हो सकती है। अब आपको ये बताना है कि जो आपका पिंड है वो कब हिलेगा, जब आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर होगी अप्लाइड फोर्स के, मतलब जितना घर्षण बल है उतना ही जितना आप बल लगा रहे हो दोनों बराबर हैं, या आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है और अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। तो भाई ये देखो घर्षण बल आपका बराबर होगा और जितना आप बल लगा रहे हो तो वो हटेगी ही नहीं, मतलब हिलेगी भी नहीं। लेकिन अगर आपने बल ज़्यादा लगाया है और घर्षण बल कम है आपके बल के लगाया, जैसे कि भाई घर्षण बल 5 न्यूटन है और आपने जो बल लगाया वो 10 न्यूटन है, तो बॉडी तभी हिलेगी जब आपका बल घर्षण बल से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज नॉन एज। आपको बताना है घर्षण के सीमित बल और सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपात को के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है आपको ये बताना है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन उसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो भाई उसको बोलते हैं घर्षण का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू। आपका जो कॉफिशिएंट होता है फ्रिक्शन वो किसके इक्वल होता है, मतलब जो आपका म्यू होता है घर्षण गुणांक होता है वो किसके इक्वल होता है, तो भाई वो होता है tan थीटा के। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, tan फाई के। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू। घर्षण बल F बराबर होता है, आपका जो घर्षण बल होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, तो भाई वो होता है आपका म्यू इंटू आर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपकी देखो ये फिगर दी गई है, इसमें आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बतानी है कि नॉर्मल रिएक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो भाई देखिए ये यहाँ पर आपका, एक मिनट, ये यहाँ पर आपका वेट लग रहा है। ठीक है, आपकी ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये आपका इतने थीटा पर आपकी फोर्स लग रही है। ठीक है, अब ये आप ये देखिए कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और सॉरी जो आपका रेजिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में होगा और जो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितनी है, वो है म्यू आर। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा। तो आपको क्या बताना है, आपको नॉर्मल रिएक्शन बतानी है। तो देखिए जो वेट लग रहा है वो आपका पॉजिटिव कंसीडर की, वेट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ये थीटा है तो यहाँ पर ये क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो हम क्या लेंगे, इक्वल टू पी साइन थीटा। अगर आपने ये कोफिशिएंट करना पढ़ा होगा तो आप सही आपको आता होगा। और भाई अगर मैं पी साइन थीटा को इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा डब्लू माइनस पी साइन थीटा। ठीक है, तो ये भाई ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट हैव अ थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट इन बिटवीन दैम इट इज़ नॉन एज। जब संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच स्नेह की एक मोटी परत होती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है ये बताना है। उसको ठोस घर्षण बोलते हैं, रोलिंग घर्षण बोलते हैं, चिकना घर्षण बोलते हैं, या फिल्म घर्षण बोलते हैं।
तो भाई उसको फिल्म घर्षण या फिल्म फ्रिक्शन, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच स्नेह की बहुत पतली परत होती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? अगर बहुत पतली होती है तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है फिल्म फ्रिक्शन, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रू जैक में प्रयुक्त धागों के प्रकार हैं। भाई आपको ये बताना है द टाइप्स ऑफ थ्रेड यूज्ड इन स्क्रू जैक्स आर। आपके जो स्क्रू जैक्स में किस टाइप के थ्रेड या किस टाइप के थ्रेड जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं? तो भाई वो किए जाते हैं वर्गाकार, स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल प्रारंभ किए गए धागे के लिए सीसा बराबर होता है। भाई सीसा यहाँ पर ये काट लेना, यहाँ पर सीसा नहीं है, यहाँ पर लीड को हिंदी में लीड ही कहते हैं। फॉर अ सिंगल स्टार्टर थ्रेड द लीड इज इक्वल टू, तो भाई ये होता है लीड जो आपका इक्वल होता है वो होता है पिच के, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, द स्लॉप ऑफ द थ्रेड विद हॉरिजॉन्टल इज नॉन एज। जो आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो आपका स्लॉप होता है थ्रेड का, आपको बताना है कि उसको आप क्या बोलते हैं? तो भाई उसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं हेलिक्स एंगल, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हिंदी में एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्षैतिज के साथ धागे का मतलब यहाँ थ्रेड है भाई, क्षैतिज के साथ थ्रेड की ढलान को के रूप में जाना जाता है तो हेलिक्स कोण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट पाइवट बेयरिंग का उपयोग सहन करने के लिए किया जाता है। जो आपकी फ्लैट पाइवट बेयरिंग होती है वो क्या सहन करने के लिए, कौन सा थ्रस्ट सहन करती है? रेडियल करती है, मतलब अक्षीय करती है, ठीक है। अब आपको बताना है अक्षीय करती है या रेडियल करती है, या रेडियल और अक्षीय दोनों करती है। तो भाई जो आपकी फ्लैट पाइवट बियरिंग होती हैं वो आपकी एक्सियल लोड, मतलब कि आपका एक्सियल थ्रस्ट या अक्षीय जोर सहन करने के लिए यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन प्लेट क्लच द क्लच प्लेट इज प्लेस्ड। आपको ये बताना है जो आपकी प्लेट क्लच होती है उसमें क्लच प्लेट कहाँ पर रखी जाती है? तो भाई वो रखी जाती है आपकी प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जैसे कि अगर हिंदी में बोला जाता है फ्लैट क्लच में फ्लैट प्लेट को रखा जाता है, तो प्रेशर प्लेट और चक्का के बीच में, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, एन आयरन बॉल एंड अ कॉटन बॉल ऑफ सेम मास आर थ्रोन फ्रॉम अ हाइट एच इन द एयर देन। आपसे पूछा गया है कि लोहे की गेंद और समान द्रव्यमान की एक कपास की गेंद को एच ऊंचाई से हवा में फेंका जाता है, फिर आपको बताना है कि कपास की गेंद पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, कपास की गेंद पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, ऑप्शन रिपीट है भाई थोड़ा आपका, और थर्ड ऑप्शन है दोनों गेंदें एक ही समय में ज़मीन पर पहुंचेंगी, और थर्ड है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? आंसर है बोथ वॉल्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, ये सी ऑप्शन गलत दे रखा है। जो आपका राइट आंसर होगा, जो आयरन की बॉल होगी वो जल्दी पहुँचेगी, क्योंकि आयरन की बॉल का मास ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए भाई आपकी आयरन की बॉल जल्दी पहुँचेगी एज कम्पेयर टू कॉटन की बॉल। तो भाई यहाँ पर वो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, जो आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है, सभी जगहों पर समान होता है या ध्रुवों की तुलना में पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, ऊंचाई के साथ घट रहा है, या सभी सही हैं? तो भाई जो एल्टीट्यूड ऊंचाई के साथ ये घटता है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन मूविंग इन द एक्सीलरेशन ट्रेन ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक्स फील दैट हिज वेट। एक बार हिंदी में मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एक त्वरित ट्रेन में क्षैतिज पटरियों पर चलती हुए एक आदमी को लगता है कि उसका वजन है कम हो रहा है, वृद्धि हुई है, या शून्य है, या वही है। भाई कहीं भी चल रहे ऐसा होता नहीं है कि, तो आंसर कांस्टेंट ही रहेगा, या इंग्लिश में बोले तो सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन अवेलेबल फ्रॉम स्टैटिक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर प्लेन प्रॉब्लम्स आर। समतल समस्याओं के लिए संतुलन के स्थिर समीकरणों से उपलब्ध स्वतंत्र समीकरण की संख्या है
3, 6, 12 या 9, बताइए भाई इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो भाई इसका राइट आंसर है 3, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम टू फोर्सेस आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम ओनली इफ़ दे आर। आपको ये बताना है कि जो इक्विलिब्रियम का लॉ होता है उसमें दो फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा कि ये दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, जब वो कौन सी सिचुएशन को फॉलो करें। तो भाई इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन, ऑप्शन ए एंड बी, मतलब आपका ए एंड बी किस में दिया हुआ है, डी में। अब हिंदी में देख लेते हैं। संतुलन के नियम के अनुसार दो बलों को संतुलन में तभी कहा जाता है जब वे परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत, ठीक है, और दिशा में विपरीत देखो दोनों सेम दे रखे हैं, इसलिए ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक एक चिकने झुकाव वाले विमान को ऊपर से 30 डिग्री समय पर नीचे की ओर खिसकाता है। यदि एक समान ब्लॉक को एक ही बिंदु से मुक्त रूप से ज़मीन पर गिरते हुए छोड़ा जाता है तो ये समय पर पहुंच जाएगा, किस समय पर पहुंच जाएगा ये बताना है। तो भाई वो T/2 हाफ समय पर पहुंच जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सिस्टम पर अभिनय करने वाले शून्य टोक के परिणाम स्वरूप का संरक्षण होता है। कोणीय गति, रेखीय गति, कोणीय वेग, ऊर्जा वेग। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेलवे ट्रेन ऑफ 200 मीटर लॉन्ग passes over a 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज इफ द ट्रेन इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज। एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 600 मीटर लंबे पुल के ऊपर से गुजरती है। यदि ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है तो पुल को पार करने में लगने वाला समय कितना होगा, बताइए भाई कितना होगा। तो भाई ये 80 सेकंड होगा। अब ये 80 सेकंड कैसे आया वो मैं बता देता हूँ। देखो आपका जो ट्रेन की लंबाई है ना वो और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो ऐड हो जाती है, क्योंकि एक ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई को तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों को पार करती है। तो 600 और 200 आपका 800 मीटर हो जाएगा। और इसको भाई अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड क्या है भाई आपकी 10 मीटर पर सेकंड है और ये भी मीटर में दिया हुआ है, तो हम इसे कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 80 सेकंड, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्यमान के दो पिंड m1 और m2 समान ऊंचाई से गिराए जाते हैं, जमीन पर उसके संवेग का अनुपात होगा। आपसे पूछा गया है two bodies of masses m1 and m2 are dropped from the same height, the ratio of their momentum at the ground is। तो वो होगा भाई m1 अपॉन m2, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बॉडी ऑफ वेट w is placed on an inclined plane, the angle made by the inclined plane with a horizontal when the body is on the point of moving down is called। एक बार हिंदी में देख लेते हैं फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। W वजन का एक पिंड एक झुके हुए तल पर रखा गया है। झुकाव वाले तल द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण जब पिंड नीचे जाने के बिंदु पर होता है तो क्या कहलाता है। तो भाई वो कहलाता है आराम का कोण, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और अगर मैं इसका इंग्लिश में देखूं तो भाई एंगल ऑफ रिपोज, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक बिंदु पर कार्य करने वाले तीन बलों को क्रम में लिए गए त्रिभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशाओं में दर्शाया जा सकता है तो बल संतुलन में है, किस रूप में माना जाता है ये बताना है। तो भाई वो माना जाता है बलों के त्रिकोण का कानून, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। आपसे ये पूछा गया है कि अगर एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो बॉडी का मोशन क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर, रोटेशनल या आपका कर्विलिनियर या हेलिकल। तो उस मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो रेक्टिलिनियर का मतलब होता है सीधा, तो भाई सीधा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ बॉडी इन अ फोर्स सिस्टम इज। आपको ये बताना है, आपने देखो फ्री बॉडी डायग्राम FBD, आपने FBD फिगर भी बनाते हैं
जिसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, वो बताना है फोर्स सिस्टम के लिए कैसा होता है। हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक बल प्रणाली में किसी पिंड का मुक्त पिंड आरेख है, ठीक है। शरीर को आपको शरीर नहीं पढ़ना, पिंड पढ़ना है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो भाई वो है सिस्टम में पूरी तरह से अलग। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर हम इसे इंग्लिश में देखेंगे तो कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सिस्टम, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रॉइड ऑफ अ बॉडी इज इट्स। किसी पिंड का केंद्रक उसका होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। तो वो होता है भाई ज्योमेट्रिकल कंसंट्रेशन, ज्यामिति एकाग्रता, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलती लिफ्ट में एक आदमी का स्पष्ट वजन उसके वास्तविक वजन से कम होता है जब वह नीचे जा रहा होता है, बताइए भाई। तो वो होता है भाई त्वरण, एसिलरेशन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया है जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से गुरुत्वाकर्षण के तहत गिरता है तो उसके पास होता है व्हेन अ बॉडी फोल्ड्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट पोजेस। तो भाई वो कैसा क्या पोज करता है, वो इस तरह से पोज करता है कि उसमें कोई वजन ही नहीं है, नो वेट, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।